एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है, चैप्टर क्लास 12th का। ठीक, उसमें हमने पार्ट 1 कर लिया है। आज हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है। हमारा इस पार्ट में फर्स्ट टॉपिक है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। हम एविडेंसेस कर रहे थे फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना। हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कर लिया है। ठीक। हम इसमें क्या देख रहे हैं, क्या क्या एविडेंसेस हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसमें हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देख लिया है। दूसरा अब आपको देखना है एक एक्सपेरिमेंट जो हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, इन्होंने 1952 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक। चलो, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या बोला था, इन्होंने कुछ वायरसेस पे के साथ वर्क किया था और वो वायरसेस क्या थे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, और ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, ट्रांसडक्शन प्रोसेस कराई थी। मतलब ट्रांसडक्शन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक वायरस, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भेजना, ट्रांसफर करना थ्रू वायरस। ठीक है, और इसे ही ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ठीक, समझ गए। इनका ये वाला एक्सपेरिमेंट था, वॉटसन एंड क्रिक वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाला। ठीक, सॉरी, वॉटसन एंड क्रिक ने, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट था। ठीक, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था। इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं हम, किसने किया था। एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट हम बोलते हैं कौन से ईयर में किया था, 1952 में किया था। ठीक है, इन्होंने कुछ वायरसेस के साथ वर्क किया था, वर्कड विद सम वायरसेस, कुछ वायरसेस के साथ वर्क किया था। और ये कैसे वायरसेस थे, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर नोन एज क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, एक सेल को, ठीक, इन्फेक्ट करवाया था, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करवाया था बैक्टीरिया से, वायरस से, बैक्टीरियोफेज से। ठीक, तो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल उस सेल में चला गया, बैक्टीरियल सेल में चला गया, और उस बैक्टीरियल सेल ने उस जेनेटिक मटेरियल को ऐसे ट्रीट किया कि वो उसका ही जेनेटिक मटेरियल है ना। और उसके कॉपीज बनाने स्टार्ट कर दिए, मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया उसको भी। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अभी हम यहाँ देखते हैं, ट्रांसडक्शन पहले तो लिख लो। ट्रांसडक्शन पूछा जाता है, ट्रांसडक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू another through बैक्टीरियोफेज या वायरस। ठीक है, थ्रू बैक्टीरियोफेज इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको,
ट्रांसडक्शन। ठीक, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ट्रांसडक्शन याद रखना। कुछ वायरसेस इन्होंने ऐसे मीडियम में ग्रो करवाए जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था। ठीक, और कुछ वायरसेस इन्होंने ग्रो करवाए ऐसे मीडियम में जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। ठीक, पहले इतना समझो, सम वायरसेस आर, हाँ, तो कुछ बैक्टीरिया हम बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ वायरसेस ग्रो कराए ऐसे मीडियम में जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था और इकोलाई का मीडियम था वो। ठीक, और कुछ वायरसेस ऐसे मीडियम में ग्रो कराए जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। ठीक, यहाँ पे लिख लो, सम वायरसेस आर grown in the medium containing radioactive सल्फर। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक, और कुछ वायरसेस जो थे उन्हें ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। सम वायरसेस आर grown in the बैक्टीरियल मीडियम, बैक्टीरिया था इस मीडियम में। ठीक है, बैक्टीरियल मीडियम, इकोलाई था, बैक्टीरियल मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक, ये समझे। अच्छा, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जहाँ पे जिस मीडियम में, जिस बैक्टीरियल मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर था, वहाँ पे जो वायरसेस ग्रो हुए वो कैसे वायरसेस ग्रो हुए, जिनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन आया। ठीक है, जिनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। ठीक, वायरसेस ग्रोन और ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन सुपरनेटेंट में था। सुपरनेटेंट जैसे कि ये ट्यूब है। ठीक, ये नीचे पैलेट है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो पैलेट के फॉर्म में, और ऊपर क्या ये बच रहा है, सुपरनेटेंट। इस सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। ठीक, देखो यहाँ पे पहले तो ये वाला लिख लो, जो वायरसेस ऐसे बैक्टीरियल मीडियम में ग्रो कराए जिनमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, उससे जो वायरसेस बने, और वो वायरसेस कैसे बने, जिनमें रेडियो एक्टिव डीएनए पाया गया। ठीक है, इस वाले मीडियम से जो वायरसेस ग्रो हुए उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए पाया गया। क्यों? क्योंकि डीएनए के पास फॉस्फोरस है ना, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक, वायरसेस ग्रोन, ठीक, वायरसेस ग्रोन कंटेन्स डीएनए जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, उससे जो कॉलोनी बनी, इन दिस मीडियम कंटेन्स डीएनए कंटेन्स
रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि डीएनए के पास क्या है, डीएनए के पास फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि डीएनए के पास फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक। यहाँ पे जो कॉलोनीज ग्रो हुई उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था, रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था, ठीक। ये आप एक्सपेरिमेंट से समझिए, बीच में इनकन्वीनियंस हो गई थी, फ्लो बिगड़ जाता है, ठीक। चलो यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट से, किसका एक्सपेरिमेंट है, हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरियोफेज है जो वायरस है एंड बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक। बैक्टीरियोफेज जो वायरसेस हैं एंड बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे एक बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज है उसका जो प्रोटीन कैप्सूल है उसे लेबल कर दिया, उसे लेबल कर दिया किससे, रेडियो एक्टिव सल्फर से, ठीक। और यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज है उसका जो डीएनए है उसे लेबल कर दिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से, ठीक। अच्छा, फिर इन्फेक्शन कराया, इस सेल में इन्फेक्शन कराया, ठीक। बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन कराया, वायरस का इन्फेक्शन कराया, वायरल इन्फेक्शन। उसके बाद जो डीएनए था एंटर हो गया सेल में, जो मटेरियल था जेनेटिक मटेरियल एंटर हो गया सेल में, और इसकी ब्लेंडिंग कराई। ब्लेंडिंग कैसे कराते हैं, एजिटेशन से, एजिटेशन से क्या कराया, मिक्सिंग कराई, ठीक है। एजिटेशन से क्या कराया, मिक्सिंग कराई। एजिटेशन क्या होता है, ऐसे शेक शेक करके मिक्स करना, है ना, एजिटेशन शेक शेक करके मिक्स करना, ठीक। ब्लेंडिंग हो गई। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जिसमें वायरल कोट जो था वो हट गया, ठीक। जो वायरल कोट था वो हट गया। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो आपको सुपरनेटेंट ऊपर की तरफ मिला, इसमें क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर था, ठीक। पर डीएनए की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे पैलेट के फॉर्म में रहेगा। इसके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई, सुपरनेटेंट में देखी गई जिसमें हमने रेडियो एक्टिव सल्फर डाला था। सेल्स में रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं आया, है ना, रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल किया था लेकिन जो सेल्स बनी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं आया। यहाँ पे देखो ब्लेंडिंग के बाद, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस सेल में देखा गया। क्यों, क्योंकि डीएनए के पास क्या होता है, फॉस्फेट मॉइटी होती है। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस देखा गया, ठीक। और सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई। इसका जो पैलेट था, पैलेट में रेडियो एक्टिविटी देखी गई, ठीक। तो इन्होंने क्या बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना कि प्रोटीन है, समझ गए। डीएनए, ये एक्सपेरिमेंट समझ गए, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, ठीक। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन, ठीक। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना कि प्रोटीन है, समझ गए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम देखेंगे ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या डिफाइन करता है कि दो स्ट्रेन्स जो डीएनए के होते हैं, देखो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं, वो क्या डिफाइन करता है कि डीएनए के दो स्ट्रेन्स होते हैं और वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। अगर हम उसे हीटिंग से सेपरेट कर दें तो वो वापस से जुड़ सकते हैं, अगर हम उन्हें सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करें, है ना। अगर हम उन्हें सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, वो वापस से जुड़ जाएंगे, वापस से उनमें कॉइलिंग हो जाएगी, समझ गए, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में भी देखेंगे, आरएनए के बारे में भी देखेंगे। देखो, ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल
defines that Griffith's transforming principle defines that DNA has two complementary strands. DNA has two complementary strands if these strands are separated, if these strands are separated by heating, हीटिंग से अगर सेपरेट कर दिया तो they can come together, they can come together if we provide them suitable conditions. अगर हम उन्हें suitable condition provide करते हैं तो वो वापस से कॉइल हो जाएंगे सेपरेशन के बाद. कंडीशन, ठीक है. हम इसमें आरएनए डीएनए दोनों के बारे में पढ़ेंगे. देखो, एक तरफ लिखेंगे आरएनए, एक तरफ है आपका डीएनए. ठीक, जो आरएनए होता है उसके पास रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होता है. साथ साथ लिखते जाना, रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक, और कौन सा रिएक्टिव ग्रुप? 2' OH ग्रुप. इस ग्रुप की वजह से क्या होता है? आरएनए लेबाइल होता है. लेबाइल मतलब इजीली डिग्रेड हो सकता है, इजीली डिग्रेड हो सकता है. ठीक है. अच्छा, एज कंपेयर टू डीएनए, आरएनए फास्टर रेट पे म्यूटेट करता है, म्यूटेट एट फास्टर रेट. ठीक है, फास्टर रेट पे म्यूटेट करता है. ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है. ठीक, एंड कैसा होता है? रिएक्टिव होता है. ठीक, ये प्रोटीन्स को कोड कर सकता है. ठीक, कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकता है. अब डीएनए के बारे में थोड़ी बातें देख लेते हैं. और आरएनए अनस्टेबल होता है, ये भी ध्यान में रखना है. आरएनए जो होता है अनस्टेबल होता है. ठीक, अच्छा, डीएनए के बारे में बात करते हैं. डीएनए जो होता है दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटर कौन है इसमें से अभी हम ये देखेंगे. ठीक, सारे कैरेक्टर्स बता दे रहे हैं, बेटर कौन है अभी हम वो देखेंगे. ठीक, डीएनए जो होता है ये म्यूटेट एट लोअर रेट पे म्यूटेट करता है. ठीक है, और ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव केमिकली, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, अच्छा, इसके पास एडिशनल स्टेबिलिटी आती है किस वजह से? एडिशनल
स्टेबिलिटी किस वजह से आती है? प्रेजेंस ऑफ थाइमीन बेस। थाइमीन बेस होता है, थाइमीन की जगह आरएनए में क्या होता है? यूरासिल होता है। ठीक, ये याद रखना। डीएनए जो होता है वो आरएनए पे डिपेंड रहता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। डिपेंड्स ऑन आरएनए, हमने सेंट्रल डोग्मा देखा था ना, वही है। डिपेंड्स ऑन आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो बेटर जेनेटिक मटेरियल क्या है? आपका डीएनए है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है ना। बेटर जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए बिकॉज इट इज preferred to store genetic information। ठीक है, स्टोर करता है क्योंकि इसमें जल्दी म्यूटेशन नहीं होता है। ठीक, आरएनए में जल्दी म्यूटेशन हो जाता है, इसीलिए आरएनए इवॉल्व एट फास्टर रेट। ठीक है, समझ गए? ये समझ गए? कोई डाउट इसमें तो बताना। नेक्स्ट अब आते हैं हम आरएनए वर्ल्ड पे। आरएनए वर्ल्ड में क्या है? आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है एज कंपेयर टू डीएनए? आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आरएनए में क्या होता है? सबसे पहली चीज, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें शुगर कौन सी होती है? राइबोस शुगर होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। एंड ये लेस स्टेबल होता है क्योंकि इसके पास थाइमीन नहीं होता, तो इसके पास क्या होता है? यूरासिल होता है ना। आरएनए वर्ल्ड में सबसे पहले स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली। आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट ऑल्सो। ठीक है, आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट ऑल्सो। ठीक है, ये समझ गए? अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एज कंपेयर टू डीएनए। आरएनए के पास बोलते जाओ, शुगर कौन सी प्रेजेंट होती है? राइबोज, राइबोज शुगर होती है। ठीक, दूसरी चीज बेस जो होता है यूरासिल इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ थाइमीन। यूरासिल इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ थाइमीन। ठीक, थर्ड सिंगल स्ट्रैंडेड
होता है, ठीक है। अच्छा, एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है रियो वायरस। रियो वायरस के केस में आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। एक एक्सेप्शन है रियो वायरस, इसमें जो आरएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक। इसमें आरएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, हमने ऊपर कर लिया है। नेक्स्ट देखो रेप्लिकेशन। देखो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसके लिए दो साइंटिस्ट ने एक स्कीम दी थी। दो साइंटिस्ट कौन से थे, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने स्कीम दी थी, ठीक है। और वो स्कीम क्या कहती है कि अगर डीएनए, देखो डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों को अनवाइंड कर दे तो एक एक सिंगल स्ट्रैंड हमें मिलेगा, है ना, सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा। और ये सिंगल स्ट्रैंड, दो सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे जिसके ऊपर न्यू स्ट्रैंड्स बनेंगे, ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स बनेंगे, ठीक। स्कीम फॉर replication of DNA is given by किसने दिया था, given by वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। अच्छा, ये स्कीम क्या कहती है, दिस स्कीम states that if two strands of DNA is separated, each strand act as टेम्पलेट। हर स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, टेम्पलेट, ठीक है। हर स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और इस रेप्लिकेशन से जो डीएनए बनेगा, जो डीएनए बनेगा उसके पास क्या होगा, उसके पास पेरेंट स्ट्रैंड होगा पुराना वाला और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा, ठीक है। अच्छा, तो जो पेरेंट डीएनए था उसका एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन कंजर्व है ना, एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन कंजर्व है। तो इसीलिए इस स्कीम को क्या बोला गया, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला गया, सेमी, मतलब आधी इंफॉर्मेशन तो स्टोर्ड है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक। ये स्कीम तो दे दी थी वॉटसन एंड क्रिक ने। अब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, मिसेल्सन एंड स्टेहिल ने, ठीक है। किस पे वर्क करके, इकोलाई पे वर्क करके, एसर्शिया कोलाई,
ठीक, एसर्शिया कोलाई पे वर्क किया था और कौन से ईयर में किया था? 1958। ठीक, दिख रहा है? अच्छा, आगे लिख लेंगे। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, दो साइंटिस्ट थे, मिसेल्सन एंड स्टेहिल। ठीक, मिसेल्सन एंड स्टेहिल। कौन से ईयर में? 1958, याद रखना। ठीक, 1958। किस पे किया था? ऑन ई कोलाई, एसर्शिया कोलाई। ठीक, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, 20 मिनट्स के बाद एक जनरेशन होती है ई कोलाई की, मतलब ई कोलाई को अपनी एक जनरेशन बनाने के लिए 20 मिनट लगते हैं। एक बार, मतलब एक बार, सॉरी, आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है, ई कोलाई को 20 मिनट लगते हैं अपनी एक जनरेशन बनाने में। आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर वन जनरेशन, जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया वो इंटरमीडिएट डेंसिटी का था, मतलब हाइब्रिड बना। ठीक है, हाइब्रिड डीएनए बना। उसके फिर से बाद जनरेशन बनाई गई। ठीक है, आफ्टर सेकेंड जनरेशन फिर से 20 मिनट। आफ्टर सेकेंड जनरेशन क्या हुआ? जो डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ उसमें हाइब्रिड डीएनए था, जो पहला वाला बना हाइब्रिड डीएनए था, और एक लाइट डीएनए आया जिसमें लाइट आइसोटोप होते हैं। ठीक है, लाइट डीएनए आया। ठीक, तो सेमी कंजर्वेटिव पता चल गया, सेमी कंजर्वेटिव नेचर पता चल गया। ठीक, क्योंकि वो हाइब्रिड डीएनए तो आया। ठीक, आफ्टर 20 मिनट्स, ई कोलाई takes 20 minutes for one, for producing one generation, one generation। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए एक्सट्रैक्टेड इज ऑफ हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी। ठीक है, इंटरमीडिएट डेंसिटी का था। फिर बाद में जब सेकेंड जनरेशन कंप्लीट हुई, आफ्टर सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन के बाद डीएनए एक्सट्रैक्टेड इज ऑफ, डीएनए जो एक्सट्रैक्ट किया वो डीएनए एक्सट्रैक्टेड contains hybrid DNA and light DNA, light DNA। ठीक, समझ गए? अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म कैसी होती है, क्या होता है इसमें, ये देखना है अब हमें।
सबसे पहली चीज अनवाइंडिंग होती है, मतलब डीएनए कॉइल्ड है, उसको सेपरेट करना है ना, तो अनवाइंडिंग करवाते हैं। अनवाइंडिंग को अनजिपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अनवाइंडिंग करवाने में जो फर्स्ट स्टेप रहता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अनवाइंडिंग में जो फर्स्ट स्टेप रहता है, ओरिजिन, किसकी जरूरत लगती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है, इसे ओरी भी कहते हैं। जो रेप्लिकेशन होता है स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरी। ओरी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, पूरा स्ट्रैंड टेक पार्ट करता है रेप्लिकेशन में, पूरा स्ट्रैंड, पूरे स्ट्रैंड से ही रेप्लिकेशन होता है, पूरा स्ट्रैंड रेप्लिकेशन में टेक पार्ट करता है, ठीक। इन प्रोकैरियोट्स होल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेक पार्ट इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, मतलब इसमें बहुत सारे रेप्लिकॉन होंगे, मल्टीपल रेप्लिकॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, वो बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल एंड सेमी कंजर्वेटिव, ठीक। बाई डायरेक्शनल होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। अच्छा, अब यूकैरियोट की बात करते हैं। यूकैरियोट्स में सिंगल रेप्लिकॉन प्रेजेंट होता है, सिंगल रेप्लिकॉन प्रेजेंट होता है, ठीक। और यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक, रेप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज आपकी क्या है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। देखो, सेकेंड, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। देखो, इसमें क्या होता है, डीएनटीपीज होते हैं, ये डीएनटीपीज क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक। ये सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करते हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं रेप्लिकेशन के लिए। एक्ट्स एज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं एंड प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक, एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। डीएनटीपीज क्या हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये मोनोफॉस्फेट से बनते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनते हैं, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, ठीक, समझ गए। अच्छा, थर्ड चीज आपकी क्या होती है, एक्सपोजर ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स के एक्सपोजर में देखो, पॉइंट जो होता है सेपरेशन का, मतलब सेपरेशन अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्लोली दूसरे एंड तक जाता है, मतलब दूसरा एंड भी सेपरेट होने लगता है, ठीक है। पहले ये ऐसे थे, फिर ये ऐसे हो रहे हैं, समझ गए। पॉइंट ऑफ सेपरेशन प्रोसीड करता है स्लोली एक एंड से दूसरे एंड पे,
ठीक। अच्छा, हम इसके आगे का अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जो कंटेंट था वो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। हम इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। ठीक। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा, कितना समझ आया, सब्सक्राइब करके जाना और ऐसे लेक्चर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।